मजहब कोई भी हो, लेकिन सारे मजहब इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। तो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ मैं गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे आप इसमें इस्लाम में आप मुझे दाखिल कीजिए। तो क्या नज़र आया आपको? कुछ अच्छा दिखा? जी, इस्लाम में इंसानियत के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा। जो सुकून की तलाश थी वो सुकून मुझे मिला है। उसके बाद मैं जब उम्रा करके आई हूँ तो और मुझ में बहुत ठहराव एज अ पर्सन। कुरान शरीफ की तिलावत में सुनती थी जब टैक्सी में बैठते थे तो तो तमाम। आप इस्लाम कबूल की, आपके हस्बैंड को तो बुरा लगा होगा, वो बोले होंगे कि हम छोड़ देंगे। नहीं नहीं, हमने साथ में कबूल किया और मेरी बेटी भी है। और ये बता रहे कि हम टैक्सी में सुन रहे थे, कुरान सुन रहे थे, लेकिन आपको कैसे अच्छा लगा? इन्हीं की रजामंदी में, इन्हीं के जरिए, कि या आप अलग कुछ? नहीं नहीं, इनके जरिए नहीं, जो वो कही है वो मैं भी प्रभावित हुआ उनसे। मुझे जो अच्छा लगा मेरे लिए मैंने उसके लिए पसंद तो किया। पति आपके राजी हैं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। और उर्फ पहले का नाम? नवीन। मजहब कोई भी हो, लेकिन सारे मजहब इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। मजहब में यही सिखाया जाता है कि दूसरों की हिफाजत करो, दूसरे की रक्षा करो और दूसरे के साथ आपका सलूक अच्छा होना चाहिए। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ इस वक्त बलरामपुर के उतरौला में मौजूद हैं। हमारे साथ नीतू से बनी नसरीन मौजूद हैं, जो इस वक्त इस्लाम में दाखिल हुई हैं। यही बात जानने के लिए हम उतरौला आए हैं कि आखिर नीतू से नसरीन कैसे बनी। सबसे पहले मैम तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, शुरुआत तो हम यहीं से करना चाहेंगे कि आप नीतू से नसरीन कैसे? मैं सिंधी जाति से हूँ और हम गुरु भक्त हैं और मैं दुबई में रहती थी। दुबई में मेरा तमाम मुसलमानों से उठना बैठना था। कुरान शरीफ की तिलावत में सुनती थी जब टैक्सी में बैठते थे तो तमाम टैक्सी ड्राइवर्स अपने लिए चलाते थे, पर उसमें जब मैंने सुना तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। तो उसमें मैं फिर तमाम मुसलमानों से उनकी मज़हब की बातें सुनती थी, उसमें भी सुकून महसूस हुआ और मैं जानी कि सिर्फ़ इस्लाम में इंसानियत के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा, कि इंसानियत यही सबसे पहले है और मोहब्बत इस्लाम का मतलब यही है। तो जब मेरे अंदर उम्रा करने की इच्छा जागी तो मैंने कहा कि अब आप इस्लाम में दाखिल हुई, दुबई में दाखिल हुई, किसके जरिए? वहाँ जैसे हुकूमत की तरफ से तमाम सेंटर्स हैं, तो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ मैं गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे आप इसमें इस्लाम में आप मुझे दाखिल कीजिए। कुछ लोग कहते हैं नसरीन जी कि दुबई है, कुवैत है, सऊदी है, यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं। नहीं, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है। ये मेरी मर्ज़ी थी, मैंने अपने सुकून के लिए, इसमें किसी का रोल नहीं है। जब मैं बैठती भी थी तो किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ना ही किसी उसी नीयत से मुझे बताया। वो अपने मज़हब में जो वो करते थे वो बताते थे। जैसे 4 लोग बैठे वो बात की तो मैं जब सवाल करती थी तब बताते थे। तो उसमें तो वो नहीं है कि उन्होंने मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट किया था। मुझे ये वहाँ अच्छा करती लगा। क्या थी आप? मैं नौकरी करती थी। मैं एक लॉ फर्म में, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरी ये थी। अबाउट 8 इयर्स मैंने नौकरी की है वहाँ। 8 इयर्स। तो उसके बाद आप इस्लाम में दाखिल हुई, तो क्या नज़र आया आपको? कुछ अच्छा दिखा? जी, ये आपको अंदर आपके सोल में मिलता कोई तो है। किताब आपको है जो गाइड कर रहा है कि आप कुछ भी खाइए, जीना तो आपको जिंदगी मिल जाएगी। जी, बस ये सोल, जो मेरी सोल को, जो इस्लाम के जो तरीके हैं उसने मुझे मेरी सोल को छुआ। तो आप इस्लाम कबूल की, आपके हस्बैंड को तो बुरा लगा होगा, वो बोले होंगे कि हम छोड़ देंगे। नहीं नहीं, हमने साथ में कबूल किया
और मेरी बेटी भी है जो अब 13 साल की बस होने ही वाली है। तो बेटी से आपने इजाज़त ली कि नहीं, क्योंकि जब बेटी वो तो नहीं नहीं देखिए, वो 4 ही साल की कुछ थी, 4.5 इयर्स की, तो उसको क्या इजाज़त, क्या, मुझे जो अच्छा लगा मेरे लिए मैंने उसके लिए पसंद तो किया। पति आपके राजी हैं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। और उर्फ पहले का नाम? नवीन। नवीन। नवीन, आपकी पत्नी इस्लाम कबूल की तो इन्हें तो अच्छा लगा होगा, और ये बता रहे कि हम टैक्सी में सुन रहे थे, कुरान सुन रहे थे, लेकिन आपको कैसे अच्छा लगा? इन्हीं की रजामंदी में, इन्हीं के जरिए, कि या आप अलग कुछ? नहीं नहीं, इनके जरिए नहीं, जो वो कही है वो मैं भी प्रभावित हुआ उनसे। नवीन, आपको भी अच्छा लगा? जी मेरे को भी अच्छा लगा। तो इस्लाम में कुछ बातें आपको समझ में आई? जी बहुत सारी बात, जैसे? जैसे इंसानियत की बातें, और इस्लाम में तौर तरीके, कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब। सब एक है। तो एक अब सवाल ये बनने लगा है कि आप जब दुबई में इस्लाम कबूल किए आप दोनों, जी तो उतरौला में क्या करने आ गई? देखिए, दुबई में तो हमने कबूल किया, उसके बाद हमारा बम्बई आना जाना था, तो हम वहाँ दरगाह में ज़ियारत के लिए गए थे, वर्सोवा दरगाह। माहिम? नहीं, वर्सोवा, वर्सोवा है एक। तो हम अपने वहाँ जान पहचान वालों ने कहा कि चलो वहाँ ज़ियारत के लिए, तो वहाँ ज़ियारत के लिए गए, तो मुझे वहाँ पी साहब से मुलाकात हुई। क्या नाम है पीर साहब का? पी साहब हज़रत सूफ़ी जलालुद्दीन बासफ़ा। हजरत सूफी जलालुद्दीन बासफ़ा। बासफ़ा से मुलाकात आपकी मुंबई में हुई? दोनों लोगों से मुलाकात हुई है। तो वहाँ पर मुलाकात होने के बाद क्या क्या समझ में आया? हमने देखा कि बहुत लोगों ने घेरे थे मेरे पीर को, तो आपकी मुलाकात पीर साहब से हुई, उनको चारों तरफ से जनता ने, यानी लोगों ने, मुरीदों ने घेर रखा था, तो आप हमने उनके बारे में बहुत सुना, तो हमने कहा कि हम आपकी मुरीदी में आना चाह रहे हैं। तो हमारे बहुत जैसे रिक्वेस्ट करने पे पी साहब ने हमें फिर दाखिल किया अपने मुरीद साथ। हाँ, तो हम उनके साथ और उठने बैठने लगे। और पी साहब उतरौला से हैं, तो हम कभी कभी यहाँ मिलने भी आ जाते थे। हमने देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, जैसे आप ये उतरौला। जी, जैसे आप दुबई में रहते हैं और दुबई से बम्बई ही आपको डिफरेंस लगता है, तो जब आप दुबई से आप उतरौला में आप ये हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर मुझे कोई दवाई ही चाहिए, तो यहाँ मेडिकल बहुत इन्फीरियर है। यहाँ स्टेरॉइड्स ऐसे बिकते हैं जैसे कोई जैसे बहुत आम सी बात हो, पर यहाँ स्टेरॉइड्स की किसी को कुछ नहीं पता है। फार्मेसी वाले स्टेरॉइड्स में 1 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे को स्टेरॉइड्स दे देते हैं। 6 महीने के बच्चे को? ये आपने देखा? ये मैंने देखा है, और गांव के माहौल में रही हूँ, गांव के लोगों को देखा है। पूरा गांव स्कैबीज से जूझ रहा था। स्कैबीज एक स्किन डिजीज़ है जो बहुत ही आसानी से फैलती है। उसकी वजह से पूरा, हमें यहाँ स्कैबीज का इलाज नहीं था। मुझे खुद स्कैबीज हुआ था, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो जब इतना, एक मामूली है स्कैबीज, एक एपिडेमिक ज़रूर है, पर एक आम बात है, एक बहुत बड़ी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है जो आप बता रहे हैं। ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे होंगे वो छोटी बीमारी है। अब इसका इलाज उतरौला में नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई डॉक्टर, इस MBBS डॉक्टर के पास में गई थी। MBBS डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ हेवी स्टेरॉइड्स चलाए। इतना भी उन्होंने नहीं पूछा कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं हैं। जहाँ 100 जो डायबिटीज़ है, 121 उनका नॉर्मल था। स्टेरॉइड्स की वजह से वो 5 डेज़ में जो पेशेंट था हमारे साथ, 400 तक उनका डायबिटीज़ का जो, हमने कहा ये कैसे हो गया। 400? आप भी थे वहाँ पर? जी मैं भी था। तो ये देखने के बाद में तो अचानक से लगा ये कौन सा डॉक्टर आ गए हैं? जी तो जब 400 तक डायबिटीज़ गया है, तब हमने कहा कि ये क्यों ऐसा हुआ है। तब हम
जैसे काउंटर काउंसलिंग होता है, तो हम दूसरे तीसरे डॉक्टर तो कहा अरे स्टेरॉइड ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, डायबिटीज़। तो ऐसे बात करते करते हमने जाना है कि स्टेरॉइड्स का इतना इतना असर है। तो हमने कहा कि हमें इतना पिछड़ा इलाका है, जो हमने ज़मीन खरीदी पिछड़ा, वहाँ ना बिजली है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये सब देखने के बाद में आपने उत्तरौला के लिए क्या अलग सोच लिया? हमने कहा कि हम ऐसा यहाँ अस्पताल की नींव रखें कि यहाँ तमाम गरीबों का, जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, तमाम जो ये दवाई मतलब आप लोग उत्तरौला आई, पीर साहब के साथ आए और आने के बाद में यहाँ का माहौल देखा आपने और हालात बद से बदतर, तो आप लोग यहाँ पर अब गरीबों के लिए कुछ करने ही लगे। जी जी करने जी। हैं? जी, हम यहाँ एक बहुत ही डेवलपमेंट हम चाह रहे थे इस अस्पताल की वजह से। तमाम पूरे इलाके के कारोबार पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा अस्पताल हमने प्लानिंग, कितना बड़ा है? अबाउट 16-17,000 स्क्वायर फीट पे ये बना है। तो इस इलाके में, पूरा ज़िला में, मैं समझ रही हूँ ये एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है। तो इसमें अभी बहुत रुकावटें अभी फ़िलहाल हमें ये हुई, तो अगर हमें गवर्नमेंट से भी हमें मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कदम सरकार के आपके साथ हो जाए। जी। तो कितना आपका काम अभी तक हो चुका है और कितना? कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हो पाया है। एक भी इसमें करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। अब देखिए, हम जैसे जितना लगेगा यहाँ। नर्वस क्यों हो गई आप? हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, तक तो नहीं। सही बोल रही थी, अचानक नहीं, से आप उदास क्यों हो गए? मतलब आपका स्ट्रक्चर रुक गया इसलिए, या आप जो सोच रही थी वो पूरा नहीं हो पा रहा है? यहाँ बेफिजूल के विवाद में हम फंसे हैं। मज़हब हमने अपनी मर्ज़ी से इस जो टेरिटरी है उसके बाहर हमने किया है। इसमें हमारे पीर पे आरोप लग रहे हैं, तमाम बातें उठ रही हैं, और ये एक सरासर ब्लैकमेलिंग है। उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर बना के हमें हमारे काम, ठीक है आपने हमारा काम रोक दिया, उस पर आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप तमाम कह रहे हैं कि इनको यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। हमें कहाँ सपोर्ट मिल रहा है? अगर हम अपनी बात रखेंगे, आपको छुएगी, तो क्यों नहीं आप मदद करेंगे हमारी? तो ये पैसों का नहीं है, ये अब हमारा इंसानियत का कत्ल है। ये हमारा अभी आप हमें सांस लेने की नहीं दे रहे हैं कि अब हम अपना सांस के लिए हम दौड़ भाग रहे हैं। यानी कुल मिला के आपको टॉर्चर, एक सर्वाइवल, हमारा सर्वाइवल अभी इज एट स्टेक। ये मज़हब का मामला आप उठा के, कहाँ आप में इंसानियत है, कहाँ क्या है? तो आपका ये जो बना रही थी ये बंद हो गया क्या? ये हाँ, तो काम तो रुक गया है, और अभी हमने कोर्ट में अपनी बात रखी है। अब जैसा कोर्ट आगे करेगी तो। यानी एक तरह देखा जाए तो इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। जी, देखिए, अगर विवाद अगर कंस्ट्रक्शन पे है या कोई चीज़ पे है, तो कोर्ट है फैसला करने के लिए, और हम जो कोर्ट कहेगी मुझे एक हम। बात नहीं आ रहा नीतू नसरीन कि आप जो है अभी तक इतने अच्छे अंदाज में बात कर रही थी, अचानक से मैं देखा आपका लहजा भी चेंज हो गया, रोने सा जैसा आपकी आवाज़ होने लगी, आंख से आंसू भी नाच रहे हैं, मतलब अच्छा करने निकले थे। हाँ, एक बहुत ही इमोशनल इनका, जैसे एक हमारा मकसद है उसमें, जैसे अगर अस्पताल चल जाता यानी उसका उद्घाटन हो जाता और लोगों को फैज़ मिलता, तो उसको देख के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता मेरे लिए। पर ये इसमें रुकावट हो गई, तो जैसे आपका एक गोल है अपने लाइफ का, उससे आप डिविएट हो गए, फिर आप मामलेदारी में फंस गए। ठीक है, वो भी संभाल लो। फिर तीसरा, आप मेरे पीर पे आप गलत आरोप लगा रहे हैं। उनकी उम्र 80 साल की है, और उनकी हेल्थ, एज की वजह से उनकी हेल्थ कैसी है, उनका ही सपोर्ट है हमें इस इलाके में, उनका सपोर्ट भी आप हमसे छीन रहे हैं।
उनको आप विवाद में फंसा के, अच्छे काम में रुकावट। जब आपका विवाद जो भी है अगर पैसों का है तो आप कोर्ट चलिए, जो फैसला कोर्ट करेगी उसके लिए ऑब्वियसली हम मानेंगे। बाकी अब इसको धर्म और मज़हब के बारे में आप क्यों आप धर्म और इंसानियत पे ना फंसाइए साहब, हम तो इंसाफ पसंद हैं और मुझे वही अच्छा लगता है जो इंसानियत को लोग पसंद करते हैं। ये बात हकीकत है। लेकिन नीतू से बनी नसरीन जो है, जब उतरौला की जनता बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नीतू नसरीन ने कुछ सोचना चाहा तो रुकावटें आ गईं। अब आपको तय करना है कि नीतू से बनी नसरीन को इंसाफ मिलना चाहिए या वो तराजू जिसमें इंसाफ को तोला जाता है उसे मिटा देना चाहिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।